एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। तो अभी तक हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स तक कवर कर लिया है। जो नेक्स्ट टॉपिक है फिर हमारा वो क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये वाला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज वाला। तो आज हम जो पढ़ने वाले वो क्या है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज। बहुत छोटा सा टॉपिक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का उसका स्टेट क्या है, जो हमें देखते ही पता चल सके। ठीक है, उसका स्टेट क्या है, उसका कलर क्या हो सकता है, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट और उसकी डेंसिटी, ये सब किसमें देखेंगे हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में किसी भी केमिकल के साथ, किसी और केमिकल के साथ उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, वो किस टाइप की रिएक्शन देगा, वो किस में आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या था, स्टेट। हम किसकी बात कर रहे हैं, आर एक्स एंड ए आर एक्स की। ठीक है, आर एक्स क्या है, हेलो एल्केन्स। ठीक है, और ए आर एक्स क्या है, एराइल हैलाइड। ठीक है, हेलो एरीन्स और हेलो एल्केन्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्टेट। स्टेट क्या होगी, ये जो हेलो एल्केन्स और ये जो कंपाउंड है वो किसमें, मतलब बेसिकली हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं। वो गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड में भी और सॉलिड स्टेट में भी। हेलोजन डेरिवेटिव की बात करूँ मैं। ठीक है, तो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो लोअर हेलो एल्केन्स होते हैं ना, किसकी बात करूँ मैं, लोअर हेलो एल्केन्स की। जितना कम मोलिकुलर वेट होगा ना किसी भी कंपाउंड का, जितना कम मोलिकुलर वेट होगा वो किसमें एग्जिस्ट करेगा, गैसियस स्टेट में। तो जो लोअर हेलो एल्केन होंगे, ध्यान रखें यहाँ पर एल्केन की बात कर रही हूँ मैं, लोअर हेलो एल्केन वो किस में एग्जिस्ट करेंगे, गैसियस स्टेट में। गैसियस नेचर होगा उनका। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, जैसे CH3Br है, करेक्ट, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड। ये तीनों किस में एग्जिस्ट करते हैं, गैसियस स्टेट में। तो लो जितना कम मोलिकुलर वेट होगा ना वो किस में होगा, गैसियस स्टेट में, जिससे वेट इंक्रीज होता जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है इसको अगर मैं इंक्रीज करती हूँ, मैंने 4 कार्बन की चेन ले ली फिलहाल। ठीक है, CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, तो ये फिर ये जो होगा ना, इसका मोलिकुलर वेट इंक्रीज हुआ इससे, तो इसका जो नेचर होगा वो गैसियस तो होगा नहीं। ठीक है, गैसियस नेचर नहीं होगा, वो लिक्विड भी हो सकता है और हो सकता है कि वो सॉलिड स्टेट में भी हो, जैसे ये लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मोलिकुलर वेट इंक्रीज होता जाएगा उतना ही क्या होगा, स्टेट में चेंज आएगा, लाइक गैसेस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। फिर हायर हेलो एल्केन की बात करूँ, हायर हेलो एल्केन्स किस में रहेंगे, लिक्विड में भी हो सकते हैं। ठीक है, और सॉलिड में भी हो सकते हैं, दोनों में। और जो एरोमेटिक एराइल हैलाइड की बात करें तो एराइल हैलाइड के केस में क्या होगा, बेंजीन रिंग तो रहेगी। ठीक है, एक बेंजीन रिंग तो रहेगी इस तरह से बात, मतलब C6H5 से तो स्टार्ट हो गई ना कंपाउंड। अगर डाई हेलोजन डेरिवेटिव है तो हो सकता है कि C6H4 हो, लेकिन एक ये वाली रिंग तो रहेगी ना पेरेंट। और हो सकता है कि अगर नेफ्थलीन जैसा कुछ हो तो 2 चेन भी हो सकती है। अगर मिनिमम कितनी चेन होंगी, 1 चेन तो होगी। ठीक है, तो उस केस में ये किस में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड में। ठीक है, अगर इसके भी डेरिवेटिव बढ़ते जाएंगे, लाइक नेफ्थलीन है या फिर और चेन बढ़ती जाएगी, तो हो सकता है ये सॉलिड भी हो। लेकिन मोस्टली किस में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड में। तो जो एराइल हैलाइड है वो किस में रहेंगे, लिक्विड में रहेंगे, ये कभी भी गैसियस स्टेट में नहीं रहेंगे। ये तो किसकी बात हुई, स्टेट की। तो ध्यान रखना, जो लोअर हेलो एल्केन है वो किस में एग्जिस्ट करेंगे, गैसियस स्टेट में, बाकी लिक्विड और सॉलिड में एग्जिस्ट कर सकते हैं। स्टेट के बाद में क्या आता है, कलर। जितने भी जो हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड है, चाहे वो एराइल हैलाइड हो या फिर हेलो एल्केन्स हो, वो प्योर स्टेट में जब होते हैं, प्योर स्टेट में होंगे, उस केस में कैसे होंगे, ये कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता इनका। ठीक है, प्योर स्टेट में कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। लेकिन एक्सेप्शन क्या, जैसे ब्रोमाइड आयन है, ब्रोमाइड है और आयोडाइड है, जैसे ही लाइट के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे थोड़ा हीट किया, वेपर बने। ठीक है, मान लो ब्रोमाइड फॉर एग्जांपल जैसे ये है,
हाँ जैसे ये CH3Br है, ठीक है, थोड़ा हीट दिया तो क्या पोलर कंपाउंड तो होते ही है ना, ये CH3Br नेगेटिव ऐसा कुछ बनेगा। तो जैसे ये एयर में जाएगा ना, ठीक है, लाइट के कांटेक्ट में आया, तो जैसे लाइट के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या करेगा, कलर प्रोड्यूस करता है अपने से, खुद का कलर एक्सपोज होगा। तो ब्रोमाइड आयन सेम किसके साथ होता है, आयोडाइड के साथ होता है। तो व्हेन एक्सपोज टू लाइट शो कलर, दे शो कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। किसी केस में, ब्रोमाइड केस में और आयोडाइड के केस में, क्लोराइड का कोई कलर नहीं होगा। कलर और ऑर्डर कैसा होता है इनका, जो लोअर हेलो एल्केन्स होता है ना, होते हैं जो कौन से लोअर, जैसे ये C2H5Cl ऐसा कुछ है, तो जितने लोअर हेलो एल्केन्स होंगे ना उनकी स्मेल कैसी होती है, स्वीट होती है। हायर में इतना कुछ नहीं होगा, लेकिन जो लोअर हेलो एल्केन्स होंगे उनकी स्मेल कैसी होगी, थोड़ी स्वीट होती है। और जो हायर एनालॉग्स में जाएंगे तो कोई स्मेल नहीं होगी फिर लोअर हेलो एल्केन्स। RX या फिर या एराइल हेलाइडो, कोई स्मेल नहीं होगी। क्लियर यहाँ तक, स्टेट हो गया, कलर हो गया, ऑर्डर हो गया। अभी हमें क्या देखना है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट हटा देती हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। किसकी बात कर रहे हैं हम, फोर्थ है ना पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कब आता है, जब अपना जो भी कंपाउंड हो वो कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, उसको बॉईल करना होगा, ठीक है। लिक्विड को कौन सी स्टेट में पहुंचा है, गैसीय स्टेट में। और मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, सॉलिड को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड में। सॉलिड से किस में जा रहा है, लिक्विड में। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, लिक्विड से, मतलब बॉईल कर रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है, पॉइंट में नहीं जा रही। बॉईल के केस में क्या होगा, लिक्विड से कौन सी स्टेट में जाएगा, गैसीय स्टेट में। अभी बॉइलिंग पॉइंट के केस में होगा क्या, ये देखते हैं पहले। किस पे, कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिसाइड करेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और कौन से मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है, कंपैरेटिवली। तो बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, मॉलिक्यूलर वेट की, या जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा दो मॉलिक्यूल के बीच में। फॉर एग्जाम्पल RX, ठीक है, कोई दूसरा कंपाउंड है RX, इनके बीच में ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ये जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, तो जब मैं बॉईल करूँगी इसको, हीट प्रोवाइड करूँगी इसे, तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसको टूटने में इतना ही टाइम लगेगा। मैं किसकी बात कर रही हूँ, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ना कि RX बॉन्ड, इसकी बात नहीं कर रही, ठीक है, मैं सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उतना ही टाइम लगेगा बॉन्ड को टूटने में, ठीक है, इस बॉन्ड को ब्रेक होने में या वीक होने में उतना ही टाइम लगेगा। तो जितना ज़्यादा टाइम लगेगा तो अपना बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर हुई ये बात। तो क्या बोल सकती हूँ मैं, बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट दोनों फैक्टर किस पे डिपेंड करते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, फिर उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। अब ये वाला फैक्टर भी तो किसी पे डिपेंड करता होगा ना, कैसे बोलेंगे कि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस वाले कंपाउंड में ज़्यादा या फिर इस वाले में कम है। तो किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर वेट जितना ज़्यादा होगा, जैसे मान लो कोई 4 कार्बन की चेन है ना, C4H9Br है एक तो, या फिर C4H9Cl है। मोलिकुलर वेट ज़्यादा किसी केस में, इसके केस में ना ब्रोमीन का मोलिकुलर वेट क्लोरीन से ज़्यादा होता है। तो इस वाले केस में क्या होगा, मोलिकुलर वेट ज़्यादा है तो ऑब्वियस बात है इसका
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, मतलब मोलिकुलर वेट बढ़ने से क्या होगा, ऑब्वियस बात है, ब्रोमीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन से ज़्यादा है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं ना, ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा, जैसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलिकुलर वेट के, मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड या फिर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली किसका देख रहे हैं, मोलिकुलर वेट का देख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा एग्जिस्ट करता है, किसी केस में हेलोजन डेरिवेटिव के केस में कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स, वैन डर वाल्स फोर्स। क्लियर, हाँ, वैन डर वाल्स फोर्स या फिर डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अभी एक मिनट, हाँ ये हुआ। अभी देखो इसी केस में होते इसका एग्जांपल दिया, जैसे मैंने सेम हेलोजन अगर चेन रखें, हेलोजन नहीं सॉरी हाइड्रोकार्बन चेन सेम रखें, कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन जैसे आर माना मैंने, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, 4 कार्बन की या 5 कार्बन की, तो आर बी आर है, आर आई है, आर बी आर है, आर सी एल और आर एफ। तो इन सब में जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होगा, आर आई का, आर बी आर का और फिर आर सी एल का, फिर आर एफ का सबसे कम होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा फिर, क्योंकि मोलिकुलर वेट ज़्यादा, तो ऑब्वियस बात है उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर मैं हेलोजन को सेम रखूँ या फिर हाइड्रोकार्बन चेन को बढ़ाते जाऊँ, जैसे मान लो एडिंग रखा है मैंने, तो CH3I रखा, फिर C2H5I रखा, है ना, फिर 3 कार्बन का लिया, फिर 4 कार्बन का लिया कुछ, तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होगा, जितना नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन चेन जितनी बढ़ती जाएगी उतना क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखो, इसी केस में क्या हो रहा है, बस इतना ध्यान रखना, जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा या फिर जितना ज़्यादा मोलिकुलर वेट होगा कंपाउंड का, मोलिकुलर वेट हाई, जितना हाई होगा उतना ही क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट केस में एक फैक्टर और आता है बीच में, कौन सा, उसका लेटाइस अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है, कंपाउंड का लेटाइस में अरेंजमेंट कैसा, वो हम किस में देखेंगे, एराइल हैलाइड केस में, एराइल हैलाइड के केस में देखिए इसका अरेंजमेंट कैसा होगा। जैसे पैरा भी होता है, उसमें डेरिवेटिव ऑर्थो डेरिवेटिव है, मेटा डेरिवेटिव है, तो जितना फिट अरेंजमेंट होगा, वो लेटाइस में जितना फिट अरेंज हो सकते हैं उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर, यहाँ पे एक चीज़ और आती है, हाँ अब इसमें ध्यान रखने वाली बात कौन कौन सी है। एक तो मैंने क्या बोला, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर अभी, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक हैलोजन डेरिवेटिव हैं, ऑर्गेनिक हैलोजन डेरिवेटिव, ऑर्गेनिक हैलोजन डेरिवेटिव वो कैसे होते हैं, हाईली पोलर होते हैं, ठीक है, हाईली पोलर होते हैं, प्लस उनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, हाई मोलिकुलर वेट। अब हाईली पोलर है और इनका मोलिकुलर वेट भी क्या है, ज़्यादा है, तो उस केस में होगा क्या, इनकी बॉइलिंग, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, बाकी के कंपेयर में बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फिर इंक्रीज होगा। और दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, अब ये तो मैंने बात की सिर्फ स्ट्रेट चेन की, आर जैसे मान लो मैंने सिंपल 4 कार्बन चेन ले ली, ठीक है, स्ट्रेट कार्बन चेन ली। अगर मान लो अपनी हाइड्रोकार्बन चेन में अगर ब्रांचिंग हो, हाइड्रोकार्बन चेन में अगर ब्रांचिंग हो तो क्या होगा, 4 कार्बन की चेन है, सेम आइसोमर बोलते हैं ना फिर उसे, जैसे आइसोमेरिक ब्रांच, आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन चेन, मतलब किसको बोल रही थी, ब्रांच, अगर सिस्टम आए, ब्रांच वाला सिस्टम आए, उस केस में क्या होगा, ब्रांचिंग सिस्टम, आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन चेन जैसे ब्रांचिंग सिस्टम आए, उस केस में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जितने ज़्यादा, उस केस में क्या होगा, जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगी ना उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, जितना ज़्यादा ब्रांचिंग उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, डिक्रीज करता है। कैसे बताती हूँ, एक मिनट, पहली बार लिखती हूँ, 4 कार्बन की चेन ले रही हूँ,
CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, ये तो अपना क्या नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। इस बार क्या किया है CH3 इस केस में क्या होगा, देखो एक तो सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन है नॉर्मल, जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। इसमें एक ब्रांचिंग है, इसमें दो ब्रांचिंग है। तो जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा तो ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। भले इनका मोलिकुलर वेट सेम है, इसका भी मोलिकुलर वेट, इसका मोलिकुलर वेट, तीनों का मोलिकुलर वेट क्या सेम है। उस केस में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके केस में ज़्यादा होगा, इसके केस में, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग होने की वजह से क्या होगा, जो फोर्स है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर फोर्स डिक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, फिर ये ऑर्डर किसका बता रही हूँ, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों का ही है। फिर ये जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी तो ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, आप लिख लेना। मोर ब्रांचिंग तो बॉइलिंग पॉइंट भी उतना क्या होगा, डिक्रीज करेगा, बस इतना ध्यान रखना। ठीक। और मेल्टिंग पॉइंट केस में क्या होगा, जितना ज़्यादा स्टेट चेंज होगी ना लेटाइस में, अरेंजमेंट उतने अच्छे से हो पाएगा। जितना ज़्यादा अच्छे से अरेंजमेंट हो पा रहा है ना, अगर जितना ज़्यादा अच्छे से अरेंजमेंट होगा उसी केस में क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। अगर जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी तो ऑब्वियस बात है, मैं किस अरेंजमेंट कर रही हूँ, एक ब्रांच इधर से निकल रही है कॉर्नर से, एक ब्रांच इधर कॉर्नर से निकल रही है, तो अरेंजमेंट नहीं होगा उतने अच्छे से, उतना इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा। उस केस में क्या होगा, फिर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। क्लियर। ये जो हमने देखा आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन चेन का हुआ, और फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्लियर। अभी हमें किसके केस में देखना, एराइल हैलाइड के केस में क्या होता है। हाँ, एराइल हैलाइड के केस में क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या करेंगे, डिफर करेंगे। मान लो मैंने एग्जांपल लिया है टोल्यूइन का, ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन है ये। क्लियर। फिर इसको मैं ना ए मार्क कर रही हूँ, या फिर ऑर्थो से ओ से ध्यान रखना। फिर ये क्या, मेटाक्लोरो टोल्यूइन। और अगर लिया मैंने क्या, पैराक्लोरो। अब ये क्या, पैराक्लोरो ना, तो तीनों के केस में होगा क्या, जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, आपको ये वाली चीज ध्यान रखना है बेटा। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्थो का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ऑर्थो, फिर आएगा पैरा, फिर मेटा। बॉइलिंग पॉइंट के केस में क्या होगा, ऑर्थो का सबसे ज्यादा होता है, पैरा, फिर आएगा मेटा। मेटा के केस में क्या होगा, सबसे कम होगा। इन देखा, एक चीज ध्यान रखना, इन तीनों के केस में क्या, मोलिकुलर वेट सेम है, तो जो भी फैक्टर वो डिपेंड किस पे कर रहा है। फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में कम है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा मेटा में क्या होता है, कम ही होता है। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, फिर मेल्टिंग पॉइंट के केस में हम क्या देखेंगे, कितनी अच्छे से पैकिंग हो पा रही है। अब देखो, जितना ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा उतना ही क्या होगा, लैटिस में अरेंजमेंट उतना ही अच्छे से होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, मोस्ट सिमेट्रिकल है, तो इसके केस में क्या, पैरा का सबसे ज़्यादा होगा, फिर होता है ऑर्थो, फिर होता है मेटा। तो मेल्टिंग पॉइंट के केस में इतना बस ध्यान रखना कि पहले पैरा होता है फिर ऑर्थो, और बॉइलिंग पॉइंट के केस में क्या होगा, पहले ऑर्थो आएगा फिर पैरा आएगा। तो सेम मॉलिक्यूलर वेट के केस में क्या होगा, ऐसे एराइल हैलाइड जिनके केस में क्या मोलिकुलर वेट सेम है, तो हम क्या देखेंगे, ऑर्थो है, फिर पैरा है, फिर मेटा। अब एक चीज़ हो रही है यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट के केस में जो है ना ऑर्डर मैंने अरेंज किया, ऑर्थो पैरा मेटा, इनके केस में डिफरेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, इन तीनों का डिफरेंस क्या होगा, बहुत कम होगा।
मान लो कि अगर ऑर्थो का कितना है, ठीक है ना, वन कुछ ऐसे रैंडमली ले रही हूँ मैं, ठीक है। अगर मान लो कि इसका 146 है ना, तो इसका क्या होगा, डिफरेंस कितना मिलेगा, वैसे 143 हो सकता है, 142 हो सकता है, इतना ही, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। जैसे कि 146 से तो 130 पे जा रहा है इसका, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा किस में हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट के केस में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट के केस में क्या होगा, जो डिफरेंस होता है ना तीनों आइसोमर के बीच में, ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, सेम, बहुत ही कम होगा। तो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट क्या होता है, नियरली सेम होता है। तो मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर, तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में क्या होगा, वैसे नियरली सेम होगा इन तीनों आइसोमर में, ठीक है। इससे ध्यान रखना। फिर भी क्या होगा, ऑर्थो का सबसे ज़्यादा होगा, फिर पैरा, फिर मेटा। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा, पैरा, ऑर्थो एंड मेटा, ये ऑर्डर ध्यान में रखना आप लोगों को। ये क्लियर हुआ। अभी हमें क्या देखना है, सोल्युबिलिटी बचता है और क्या, डाइपोल मोमेंट। तो देखते हैं वो, सोल्युबिलिटी हाँ, कौन सा, फिफ्थ है शायद, फिफ्थ। सोल्युबिलिटी के केस में क्या होगा, अभी देखो कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी सॉल्वेंट में डिसोल्व होता है। पहली बात तो हमने क्या देखा था, लाइक डिसोल्व लाइक, ठीक है, एक रूल देखा था हमने, लाइक डिसोल्व लाइक। इसका क्या मतलब था, इसका मतलब क्या था कि जो पोलर होगा वो पोलर में ही डिसोल्व होगा, जो नॉन पोलर होगा वो किस में डिसोल्व होगा, नॉन पोलर में। पोलर पोलर, और जो नॉन पोलर होगा वो किस में, नॉन पोलर में, ठीक है। ये हुआ। अभी देखो जब कोई भी मॉलिक्यूल है ना किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व होगा, जैसे मान लो कोई भी एक्स कंपाउंड है किसी वाई सॉल्वेंट में क्या हो रहा है, डिसोल्व हो रहा है, ये अपना वाई सॉल्वेंट है, तो ऑब्वियस बात है इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे वाई के, ठीक है। तो वाई और वाई के बीच में क्या होगा, बॉन्ड होगा कुछ, वाई और वाई के बीच में क्या होगा, कुछ बॉन्ड होगा ना। जब ये एक्स यहाँ पर आएगा तो एक्स एक्स के बीच में भी कुछ बॉन्ड होगा, एक्स एक्स के बीच में भी कुछ बॉन्ड होगा ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। मतलब बॉन्ड कौन सा बोल रही हूँ मैं, लाइक अट्रैक्टिव फोर्स, क्लियर हो। तो जब ये इसमें डिसोल्व होगा तो ये वाला बॉन्ड तो क्या होगा, ब्रेक होगा। एक्स एक्स के बीच का जो बॉन्ड है ना, मतलब एक्स कौन सा फोर्स है, जस्ट वीक फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड तो क्या होगा, ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड भी क्या होगा, ब्रेक होगा। जो नया बॉन्ड बनता है अट्रैक्टिव फोर्स, वो किसके बीच में बनेगा, एक्स और वाई के बीच में। ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूँ फिर से, सॉल्वेंट क्या है, वाई, एक्स के अपना कोई भी कंपाउंड है और एक्स को हमें डिसोल्व करना है किसमें, वाई में। जब भी हम किसी मॉलिक्यूल को किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व करते हैं, जब भी किसी मॉलिक्यूल को हम सॉल्वेंट में डिसोल्व करेंगे तो उस केस में होगा क्या, एक्स और वाई के बीच में, मतलब जो मॉलिक्यूल है और जो सॉल्वेंट है उन दोनों के बीच में क्या बनता है, एक नया बॉन्ड बनेगा, ठीक है। एक नया बॉन्ड बनता है तभी वो क्या होगा, उसमें डिसोल्व हो पाएगा। अगर वो बॉन्ड क्या होगा, पहले वाले जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड था ना वाई वाई के बीच में, ठीक है, वाई वाई के बीच में जो बॉन्ड था अगर उससे स्ट्रॉन्ग है ना तभी वो डिसोल्व हो पाएगा, ठीक है, तभी वो क्या होगा, अच्छे से सोल्यूबल हो पाएगा। समझ में ये बात क्या बोल रही हूँ मैं। अगर वही बात हुई ना, देखो कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी सिस्टम है इस यूनिवर्स में, वो हमेशा स्टेबिलिटी, हमेशा क्या होगा, स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा, ठीक है, वो हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगा। क्यों अनस्टेबल बॉन्ड बनेगा, अगर ये बॉन्ड वीक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और ये जो बॉन्ड बना वो कैसा हो, अगर वीक हो तो क्या ये सोल्यूबल हो पाएगा, क्या ये जो वाई वाई है इसको अलाउ करेगा कि हाँ चलो ठीक है सोल्यूबल हो जा, वीक है तो कोई नहीं हो चला लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर ये बॉन्ड पहले वाले एग्जिस्टिंग बॉन्ड के कंपैरिजन में अगर स्ट्रॉन्ग है तभी क्या होगा, कोई भी मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो हम सोल्यूबिलिटी यहाँ पर किसी केस में देख रहे हैं, सोल्यूबिलिटी हम किसी केस में देख रहे हैं यहाँ पर, वाटर में, क्योंकि वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है, वाटर कैसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना। हाँ, तो वाटर में सोल्यूबिलिटी कैसी होगी, अब देखो मैंने एक चीज़ बोली थी यहाँ पे, जो भी RX है तो इस पर क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, तो ऑब्वियस बात है पोलर है, तो पोलर को तो वाटर भी पोलर है, ठीक है, वाटर भी कैसा पोलर सॉल्वेंट है, तो उसको वाटर में सॉल्वेंट वाटर है उसमें डिसोल्व होना चाहिए था,
वाटर में डिजोल्व होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है, एक्सेप्शनली ऐसा नहीं हो पाता। तो वाटर में क्या होगा, बहुत ही स्लाइटली सोल्यूबल है, स्लाइटली सोल्यूबल, ठीक है। स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। अब ऐसा क्यों है कि वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाते? कौन? हेलो एल्किन या फिर हेलो एल्किन या फिर क्या क्या नाम है इनका, एराइल हैलाइड, ठीक है, मतलब हेलोजन डेरिवेटिव। बेसिकली जो भी हेलोजन डेरिवेटिव वाटर में क्या होंगे, इतने सोल्यूबल नहीं होंगे। इसके इसलिए होगा क्या, होता क्या है कि सोल्यूबल नहीं होते हैं ये। वाटर के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है, H2O मॉलिक्यूल है, H यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड बनता है ना, कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके बीच में भी क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर नेक्स्ट कोई और मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो फिर से इनके बीच में भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये तो पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग होता है, करेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अब जब RX इसमें डिजोल्व होगा, फिर कोई भी हेलोजन डेरिवेटिव वाटर में डिजोल्व होगा, तो क्या होना चाहिए, ठीक है, ये H बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, राइट, और RX का बॉन्ड भी क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए, और H बॉन्ड भी क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। और जो नया बॉन्ड बनेगा वो किसके बीच में बनेगा, H2 RX और H2O के बीच में, H2 मॉलिक्यूल है और RX मॉलिक्यूल है, और इनके बीच में क्या होगा, कोई नया बॉन्ड बनेगा, यही ना, RX और H2 मॉलिक्यूल के बीच में कोई नया बॉन्ड बनेगा। अब हमें ये देखना है कि जो नया बॉन्ड बना है ना, ये जो नया बॉन्ड बना है, क्या वो H बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं। अगर स्ट्रॉन्ग है, सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग है, तो फिर क्या होगा, अच्छे से डिजोल्व होगा। अगर सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर वो डिजोल्व नहीं हो पाएगा। तो इस केस में होता क्या है कि RX का ये जो नया बॉन्ड बनता है ना, ये जो नया बॉन्ड कब बनेगा, जब दो RX मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक की, यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन, ठीक है। दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर नया बॉन्ड बनेगा। तो ये वाला बॉन्ड जो है, बॉन्ड नंबर 1 और बॉन्ड नंबर 2, ठीक है। तो बॉन्ड नंबर 2 क्या बॉन्ड 1 से स्ट्रॉन्ग है या नहीं, अगर स्ट्रॉन्ग है वहाँ तो फिर डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर होता है क्या, जब ये नया बॉन्ड बनता है ना इस वाले हेलोजन और इस वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, तो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं नहीं, जब बॉन्ड बन, ये वाला जब नया बॉन्ड बनता है तो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती उस केस में कि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ सके, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर सके। तो होगा क्या, डिजोल्व क्यों नहीं होता, इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, in the formation of new bond, sufficient energy will not produce in order to break the hydrogen bond. अब सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगी तो obvious बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कैसा होगा, जब बॉन्ड ही ब्रेक नहीं होगा तो नया बॉन्ड भी नहीं बनेगा, और जब नया बॉन्ड नहीं बनेगा तो सॉल्युबिलिटी भी नहीं रहेगी। क्लियर, समझ में इसमें मैंने क्या बोला है, बस इतना ध्यान रखना, जब भी कोई नया, फिर से बता रही हूँ मैं, कोई मॉलिक्यूल है फिर सॉल्वेंट में डिसोल्व करना है हमें, ठीक है, तो एक नया सॉल्वेंट और उस मॉलिक्यूल के बीच में एक नया बॉन्ड बनता है, ठीक है। अगर वो नया बॉन्ड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग है पहले वाले बॉन्ड से, तो अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका मतलब क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं। और हेलोजन के केस में क्या होगा, जो नया बॉन्ड बनता है ना हेलोजन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, वो पहले वाले बॉन्ड से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए एनर्जी भी क्या होती है, कम रिलीज होगी। एनर्जी कम रिलीज होगी तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगी,
ठीक है। ये जो बॉन्ड है ना हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको ब्रेक नहीं कर पाएगी। अगर ब्रेक नहीं कर पा रही है तो क्या होगा, सोल्यूबिलिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। लेकिन होता क्या है, जो क्या नाम है, हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स है, वो किस में सोल्यूबल होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। वो सोल्यूबल होते हैं किस में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो सोल्यूबल है किस में, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से हैं, CCl4 है ना, फिर क्या होंगे, बेंजीन, CCl4 है, बेंजीन है, ये सब क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये जो भी अपने हाइड्रोजन डेरिवेटिव वो किसमें सोल्यूबल होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा सॉल्वेंट के बीच में और इसके बीच में, वो क्या होगा, सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अट्रैक्शन क्या होगा, पहले से थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेबल अट्रैक्शन बनता है, तो उस केस में क्या होंगे, डिसॉल्व होगा। क्लियर हुआ सोल्यूबिलिटी का। अभी जो लास्ट बचता है वो तो छोटा सा डाइपोल मोमेंट। जो लास्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, कौन से, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट मैंने इनका पहले भी डिस्कस किया है किसी वीडियो में, तो मैं जस्ट ब्रीफ में बता रही हूँ यहाँ पर। डाइपोल मोमेंट है ना, किस कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करता है, Q इंटू डी। Q क्या है यहाँ पर, चार्ज सेपरेशन। ठीक है, Q क्या, चार्ज सेपरेशन, और डी क्या है, मॉलिक्यूल के बीच की, मतलब डिस्टेंस, मॉलिक्यूल के बीच की नहीं, मतलब डिस्टेंस कितनी है। जैसे R और ये X है ना, ये बॉन्ड बनता है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना बेसिकली वो कितनी है, इसे देखना है हम लोग, पिकोमीटर में होगी ये। ठीक है, और क्या, चार्ज सेपरेशन, मतलब R और X, यहाँ पे चार्ज डेवलप होगा, तो ये बेसिकली कितना चार्ज का डिफरेंस कितना आ रहा है, वो क्या होगा, यहाँ पे चार्ज डिफरेंस होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, CH3F है, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा, फ्लोरीन। तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होना चाहिए था। ठीक है, हाँ, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो। और यहाँ पे चार्ज सेपरेशन क्या होगा, सबसे कम होगा, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये तो थोड़ा ज़्यादा, ये इससे ज़्यादा, ये फिर इससे सबसे ज़्यादा। तो हमारा जो ऑर्डर है, अगर मैं इसके सिर्फ इसी को, इस फैक्टर को ध्यान में रख के करूँ, क्योंकि डिस्टेंस क्या पिकोमीटर में बहुत कम है, इतना मैटर नहीं करेगा। तो जो ऑर्डर होगा वो कैसा आना चाहिए, CH3F, CH3Cl, फिर CH3Br और फिर CH3I। ऑर्डर ऐसा होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, ये पंगा कहाँ पर होता है, यहाँ पर, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में। यहाँ पर एक्सेप्शन क्या आता है, ये जो चार्ज सेपरेशन है ना, आपको ही पता नहीं, जैसे क्लोरीन फ्लोरीन का एक एक्सेप्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, E इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, वो किसकी ज़्यादा होती है, Cl की या फ्लोरीन की, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन किसका, इसमें इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी कम होती है, किससे, क्लोरीन से। तो इस केस में होगा क्या, चार्ज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, चार्ज सेपरेशन ज़्यादा हो जाता है। अगर चार्ज सेपरेशन यहाँ पर ज़्यादा है ना, तो डिस्टेंस भी क्या होगी, थोड़ी बढ़ जाएगी इसके कंपैरिजन में। तो जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा, CH3Cl, फिर CH3F, फिर CH3Br, CH3I। क्लियर, बस ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना स्टार करके। अब यहाँ पे होगा क्या, चार्ज सेपरेशन बढ़ा है ना, ये हुआ क्यों है, ये पॉइंट ध्यान रखना, देयर इज एन इंक्रीज इन Q वैल्यू ना, क्यों ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से देयर इज इंक्रीज इन चार्ज सेपरेशन इन केस ऑफ CH3Cl। ठीक है, ड्यू टू विच डी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो डिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी, ओवरऑल जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, CH3Cl का ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू CH3F। तो ये ध्यान रखना, चार्ज सेपरेशन बढ़ने की वजह से ये ऐसा होता है। क्लियर हुआ ये डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर। अभी फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे खत्म होती है, तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।